जय हिंद साथियों। देखिए, आपको कल हम बताए थे कि आपका बीपीएससी टीआरई 4 का जो है वैकेंसी आएगा। और आपको हम कल ही चर्चा किए थे कि देखिए, आपका जो 40 नंबर का हम क्लास आपको करवा रहे थे वो आप लोगों के कारण से हम नहीं करवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि नहीं सर, आप क्लास करवाइए, हम लोग क्लास देखेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। तो हमने आप लोग के कमेंट सुनने के यानी देखने के बाद क्या डिसीजन लिए कि अब आपको फिर हम क्लास करवाएंगे। तो चलिए हम आज 40 मार्क्स का क्लास देखते हैं, जो आपका जनरल स्टडीज है, जो आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कॉमन पेपर है, सबको पता होगा। और अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका टीआरई 2 में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। यानी बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपका ये आपका क्लास 6 to 8 में पूछा हुआ प्रश्न है 40 मार्क का, ठीक है। तो देखिए, क्लास 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11 12 हो, 40 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं लगभग लेवल सेम ही रहता है और पैटर्न भी सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका टीआरई 2 में पूछे हुए प्रश्न को। आपका देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है। तो कह रहा 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम मान लीजिए x, तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 रबर, एक रबर का मान लीजिए y है, तो 3 रबर का दाम 3y होगा। इसका यानी कितना रुपया है? 9 रुपया है। यानी 2 पेंसिल और 3 रबर का दाम कितना है? 9 रुपया है। और कह रहा 4 पेंसिल 6 रबर, तो 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मान लिया x, तो 4x होगा, और एक रबर का y, तो 6y होगा। ये कितना दिया है? 18 दिया है। अब यहाँ देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये इक्वेशन सेकेंड है। आपको यहाँ लग रहा होगा 2 इक्वेशन है, लेकिन वास्तव में ये 2 इक्वेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें आप क्या कीजिए ना, इसमें ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? 2x प्लस 3y, इधर कितना है? 18 है। ये 2 से कटेगा, कितना आएगा? 9 आएगा। आप गौर से देखिए, जो आपका सेकेंड इक्वेशन है वही आपका फर्स्ट इक्वेशन है, यानी दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। और यहाँ जब दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब एक ही इक्वेशन है। तो जब एक ही इक्वेशन रहेगा तो वो सोल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे बता नहीं सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम कितना होगा, एक रबर का दाम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है। देखने में लग रहा है 2 इक्वेशन, लेकिन एक ही इक्वेशन है। तो एक तरीका ये हुआ कि आप सीधे ऑप्शन ई लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक ही इक्वेशन है और 2 अनवन है, तो सोल्व हो ही नहीं सकता है, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया है उससे क्या कीजिए, सर्टिफाइड कीजिए, ठीक है। इक्वेशन क्या है आपका? 2x प्लस 3y बराबर 9 है। अब यहाँ करें प्रत्येक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो यहाँ x की जगह क्या करें? 1 रखेंगे। और करें प्रत्येक रबर का दाम 2 रुपया, तो यहाँ y की जगह 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। तो 6 दो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। जबकि उस साइड कितना है? 9 है। क्या बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता है। चलिए अब बी को चेक करते हैं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं होगा, बी को चेक कीजिए। बी में क्या है? पेंसिल का दाम 2 रुपया है, तो 2 दूनी 4 होगा, प्लस प्रत्येक रबर का दाम 1 रुपया है, तो 3 गुने 1 3 होगा, बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। इधर कितना है? 2 दूनी 4, 4 3 7। क्या 7 के बराबर 9 होगा? होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में चेक कीजिए, प्रत्येक पेंसिल का दाम कितना दिया है? 3 रुपया दिया है, तो 2x, तो 2 गुने 3। प्रत्येक रबर का दाम 2 रुपया, 2 गुने 3, तो कितना है आपका? 3 दूनी 6, 3 6 12 आ रहा है, बराबर कितना है? 9 है। क्या 12 9 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन से भी हमें न तो ए आया, ना बी आया, ना सी आया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 2 तरीका है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन सेकेंड जो है, ये सभी पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है, कर कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। इसका भी हम 2 तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। 2 मेथड इसका भी हम बताएंगे आपको सोल्व करने का, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे उसको आप अपना लीजिएगा, ठीक है। पहला है बेसिक तरीका कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु कितनी होगी? तो एक वो तो सिंपल है कि पहले टोटल आयु निकाल लीजिए। 4 का औसत कितना है? 7 है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। टोटल आयु कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब कर औसत 6 बढ़ जाती है,
तो पहले औसत कितना था 7 था, तो 6 बढ़ जाएंगे तो नया औसत कितना हो जाएंगे 13 होगा, और 6 और 7 कितना होता है 13 होता है, तो नया औसत 13 हो गया। कितने आदमी है, तो 4 बहन पहले से थी, एक माँ की आयु उसमें जोड़ रहे हैं, तो 4 एक 5 व्यक्ति हो गए। तो क्या करेंगे 13 को 5 से गुना करेंगे, 13 पंचे 65। तो टोटल आयु पहले था 28 वर्ष, टोटल आयु अब आ गया कितना 65 वर्ष। तो उसकी माँ की आयु निकालना है तो क्या करेंगे हम 65 में से 28 को घटा देंगे, क्योंकि ये 4 व्यक्तियों की कुल आयु है, ये 5 व्यक्तियों की कुल आयु है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 37 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो आपका बेसिक तरीका। ठीक है, एक दूसरा तरीका आपको समझा रहे हैं जिससे आपको ना इतना गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधे बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला तरीका हुआ। दूसरा देखिए कैसे, क्या करा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यानी 4 बहनों का यानी प्रत्येक का कितना होगा, औसत जब 7 है तो प्रत्येक का आयु कितना होगा 7 वर्ष होगा। तो कह रहा है यदि उनकी माँ की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाते हैं। तो पहले 7 था, अब कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, तो नया औसत कितना हो गया 13 हो गया। इसका मतलब ये हुआ आपका कि नया औसत 13 वर्ष हो गया। तो कह रहा प्रत्येक औसत कितना 6 वर्ष बढ़ जाते हैं, तो यानी 4 बहन पहले थी तो चारों में कितना कितना बढ़ा होगा 6 वर्ष बढ़ा होगा, तो 6 चौक 24 हो गया। और जो इसकी माँ की आयु है उसमें कितना वृद्धि हुआ होगा, तो 13 वृद्धि होगा, कि औसत कितना है 13 है। ठीक है, तो इसमें 13 को हम ऐड कर देंगे, तो यानी देखा जाए फाइनली कितना बड़ा है, तो 37 वृद्धि हुआ है। इसका मतलब है 37 वर्ष जो है उसकी माँ की आयु है। तो यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा उस तरह से बनाइए, ये बनाइएगा तो थोड़ा सा दिमाग चाहिए इस तरीके से बनाने के लिए। और इसमें क्या फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड है, लगा दीजिए आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है आपका एक लंब प्रिज्म का आधार का एरिया 121 वर्ग मीटर है और ऊंचाई 23 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रिज्म हो, ठीक है, कोई भी प्रिज्म हो, यदि आपका प्रिज्म की बात करें तो कोई भी प्रिज्म हो, प्रिज्म का यदि आपका आयतन पूछे ना, प्रिज्म का आयतन, तो उसका फॉर्मूला ही होता है यानी बेस का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, यानी प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 121 मीटर स्क्वायर दिया है, और ऊंचाई कितना है 23 है, तो बस आ गया आपका आयतन। तो 121 को 23 से गुना कीजिए, ये आपका आएगा 2783 आएगा, 2783 आएगा, इतना मीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपका क्वेश्चन 4। देखिए क्या है क्वेश्चन 4 का आपका कि 1 से 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, सीधे आप गिन लीजिए। तो पहले आपको आभाज्य संख्या पता होना चाहिए, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, 9 नहीं होगा 11, फिर 13, फिर आपका 14 ने 15, 16, 17 होगा, फिर 19 होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होगा, 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 32, 33, 34, 35 नहीं 37 होगा, फिर आपका 41 होगा और 43 होगा। ठीक है, 50 तक करा ना, 43 का अलावा 47 ना, 47 तो आपका हाँ 47 भी होगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना हो गया, यानी 1 से 50 के बीच में आपका 15 आभाज्य संख्या है। तो उसमें कोई तरीका नहीं है, उसको लिख लीजिए और काउंट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन 5 है। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बहुत सिंपल है, क्या दिया आपका, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 8 अंक के बाद क्या है पॉइंट है। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नीचे भी 8 अंक के बाद पॉइंट है। तो आपको पता है कि पॉइंट उड़ाएंगे तो उतना जीरो नीचे आता है, तो 8 जीरो नीचे आएगा, और नीचे पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर आपका जाएगा 8 जीरो 10 की पावर 8 जीरो। अब देखिए जब दोनों बराबर है तो क्या होगा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि पॉइंट से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचा सेम अंक के बाद पॉइंट है, तो बस वहाँ से अंक निकालिए और यहाँ से अंक निकालिए। तो आपका सीधे उसको हम लिख देंगे रूट अंडर
1225 बट्टे 5323, बस यही है। बस आपको ये डराने के लिए इतना जीरो के बाद पॉइंट दिया है। अब देखो 1225 क्या है, 1225 ये किसका रूट होता है, ये आपका होगा 35 और 5323 ये होगा आपका 73। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। तो आपको रूट तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए या निकाल लीजिए, रूट नहीं बताया तो। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, ये भी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान रखिएगा 8 क्वेश्चन जो आपको मैथ का आते हैं ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कर आपका यदि एक्स वाई इतना है तो इतना का मान क्या होगा, सिंपल है। देखिए क्या है आपको लिखा हुआ, 3125 एक्स की पावर 10 वाई की पावर 5 और जेड की पावर 10 लिखा हुआ है। जेड की पावर 10 लिखा है और इसका क्या है, यहाँ देखिए 5 दिया ना, इसका मतलब होता है 1/5। ठीक है, रूट पर 5 लगा हुआ है, इसका मतलब 1/5। अब देखिए सिंपल है। अब ये क्या है, 3125 है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, आप करके देखिएगा। ठीक है, और ये क्या है आपको एक्स के पावर क्या है 10 है, तो उसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 होगा। तो ये 5 है तो 5 ही रन दीजिए। ये जेड है, जेड के पावर 10 है तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू, ये इंटू है। ठीक है, पॉइंट मत समझिएगा, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका पावर क्या है 1/5 है। अब क्या होगा, इस 5 से ये 5 पावर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपको बचेगा क्या, तो आपको बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ x का पावर 2 बचेगा, यहाँ आपका y के पावर कट जाएगा 5, तो कुछ 1 बचेगा और यहाँ पर z की पावर 2 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, तो उसको देख के ही आप समझ सकते हैं क्या करना है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 7 आपको दिया है, देखिए वो भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिया है कि 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए सही से। tan थीटा बराबर आएगा क्या 4/3, और हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ये कितना दिया है 4/3 दिया है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होगा यहाँ पर, क्या करेगा आपको बताते हैं, टाइम कैसे बर्बाद होता है दिखाते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो है इजी, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना ना आपको। 3 tan थीटा प्लस क्या है 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये दिया, इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए होता क्या है एग्जाम में आपके पास ना समय बहुत से महत्वपूर्ण है। बना तो सब लेगा इस क्वेश्चन को, ऐसे कुछ है नहीं, सब बना लेगा सब स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा tan थीटा है 4/3, तो यहाँ से sin थीटा का मान निकालेगा। ठीक है, 3 4 है लंब आधार, तो आपका कर्ण 5 आएगा, वो लिख सकता है यहाँ पर सीधे लिख लेगा 4/5। यहाँ से cos निकालेगा तो लिख लेगा 3/5। फिर क्या करेगा, ये sin का मान यहाँ रखेगा, इस cos का मान यहाँ रखेगा, sin का मान यहाँ रखेगा, cos का मान यहाँ रखेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, आंसर तो उतना ही आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क वाले क्या करेंगे, तो देखिए स्मार्ट वर्क जो करेंगे ना क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। ये इतना निकालने नहीं जाएगा कि साइन का मान क्या आएगा, कॉस का मान क्या आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव रहता तब हम उतना निकालते, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आपको जल्दी दिमाग लगा कर आगे निकलना है। तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे क्या, इस साइन 10 को हम जानते क्या था, साइन बटे कॉस थीटा होता है। तो अब देखो यहाँ साइन के सामने क्या है 4 है, तो साइन की जगह 4 ले लेंगे। कॉस थीटा के सामने क्या है 3 है, तो कॉस थीटा की जगह 3 ले लेंगे, उसमें रख देंगे। अब देखिए कितना आसान है, जहाँ साइन थीटा वहाँ क्या रखो 4 रखो, तो 3 गुने 4 प्लस 2, कॉस थीटा जगह 3 रखो तो 2 गुने 3 बट्टे फिर क्या है 3 साइन थीटा, तो साइन की जगह क्या है 4 है, 4 रखेंगे माइनस 2 और कॉस की जगह 3 है। अब देखो कितना आसान हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आपका 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो 12 6 18, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 में से 6 तो 6, 6 3 18, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 किसी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन ई होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए ये आप मान निकाल कर लिखते, ये मान निकाल कर लिखते, गुना करते। यदि आपका आंसर नहीं आता फिर आप घबरा जाते कहीं गलती न हो गया, फिर आप गुना करते, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। और इस तरह से बनाएंगे ना आप तो समय कम लगता है और सटीक आंसर भी आता है, दोबारा आप गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन का आपका कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा है जिसकी बीमाएं 49, 33 और 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले का त्रिज्या क्या होगी? आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, तो इसका मतलब है ये जो ठोस है वो क्या है? घनाभाकार है। और घनाभ का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि किसी वस्तु को हम पिघलाकर दूसरा वस्तु बनाते हैं तो उसमें जो जितने भी वस्तु लगा है वो तो सेम ही रहेगा, इसका मतलब आयतन सेम रहता है, ठीक है। जब भी प्रश्न कहे कि हम इस चीज़ को पिघलाकर ये बनाते हैं तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा? आयतन सेम होगा। तो ये आपका आयतन हो गया इसका लोहे का टुकड़े का जो घनाभाकार था, बराबर कर देंगे हम, क्या बना रहा है? गोला बना रहा है। अब गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। पाई का मान रख दो कितना? 22/7 इंटू आर क्यू। आप जानते हैं यहाँ से आर निकल जाएगा, वही आर आपसे पूछ रहा है। तो कैसे होगा? 6 चौक 24, 11 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से 2 तिया 6। अब यहाँ से आप आर क्यू करेंगे ना, ध्यान से देखिए यहाँ क्या है? 49 है, तो 49 को हम लिख सकते हैं क्या? 7 गुने 7, और यहाँ से गुना में 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक 3 है तो 3, यहाँ भी 3 है, 3 गुने 3, और यहाँ से एक 3 इधर जाएगा, ये हो गया आपका गुने 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो आपको ना यहाँ क्योंकि क्यू निकालना है आपको, यहाँ क्या आर क्यू है, आपको क्यू निकालना है। तो यहाँ से आर क्यू निकालेंगे तो ये आपका आएगा क्या? 7 का क्यू, यहाँ से आएगा आपका 3 का क्यू, तो इसको लिख सकते हैं 7×3 21 का क्यू, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ करेंगे कट जाएगा, लेकिन कटता नहीं है, उड़ जाता है, पावर बराबर रहता तो, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया? 21 आ गया, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान भी देने लगता है तुरंत कि सर पावर कैसे आप कर दिए। हाँ, पावर नहीं कटता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोले कि यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 उड़ा दीजिए, ऐसे वो हट जाता है, करता नहीं है, ठीक है। तो आर का मान कितना आया? 21 आया, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन मैथ का समाप्त हुआ। आपको पता है 8 क्वेश्चन से तो क्वेश्चन रहता है आपका। तो आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं और सभी विषय के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें, हमने आपको एडीओ का एक क्लास आपको लॉन्च किया है, ठीक है, एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको एडीओ का सभी विषय का आपको क्लास करवाए जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, जो भी आपको सभी का आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अभी तक आपका लगभग 25 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है, और सभी को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पॉलिटी का अभी चैप्टर मिल जाएगा, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ठीक है। और देखिए मैथ रीजनिंग में देखिए श्रृंखला, ठीक है। तो आपको मैथ और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, सभी विषय का आपको हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस क्लास को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस में पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी सभी का हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और ये इसका जो प्राइस है अभी आपको हम 400 रुपया कर दिए हैं, ठीक है। तो 400 में ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मिलेगा कहाँ पर? तो आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस को सर्च कीजिए, ठीक है। तो जो प्ले आपको ऐप मिलेगा उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी ऐप पर आपको ये क्लास मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। अब देखिए यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन 9 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा नाभिकीय रिएक्टर में DTO का प्रयोग हम मंदक रूप में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मंदक रूप में, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 कि लैक्टियल, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैक्टियल जो है वो आपका वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल जो है वो आपका छोटी आंत में पाए जाते हैं और छोटी आंत में जो लसिका कोशिकाएं होते हैं वो आहार में वसा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यानी 11 है। क्वेश्चन 11 का आपका कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो यह आपका पादप कार्यकी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है।
क्वेश्चन 12 का आपका, एक सेकेंड, करे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब जानते हैं क्या होता है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ये होगा, ठीक है। और जेनेटिक्स इसका यानी खोज किसने किया था, यानी ये सिद्धांत कौन दिया है? तो आपको पता होगा कि मेंडल ने, ठीक है। मटर के पौधे पर अध्ययन किया था मेंडल साहब ने। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन का आपका कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सी है? तो ये आपका है लेग हेमोग्लोबिन। लेग हेमोग्लोबिन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 13 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये करता क्या है, तो ये आपको करता है क्या, तो ऑक्सीजन को रोकता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को हटाता है वहाँ, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन कर आपका कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है या कौन सा है? तो यह है आपका एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो आपका मुंह के लार से निकलते हैं, ठीक है। ये जो आपका है यानी एमाइलेज एंजाइम वो क्या होता है, मुंह में जो लार ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित होती है। इसका कार्य क्या है, तो एमाइलेज एंजाइम जो है ना वो क्या करते हैं, स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ते हैं, ठीक है, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ते हैं कौन, एमाइलेज, ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है। ये देखिए आपको फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कि Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह एक चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन आपका है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाते हैं? देखो मांस खाते हैं तो उसको हम लोग अपना यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, तो मांसाहारी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। हार्बीवोर किस बोलते हैं, तो जो यानी शाकाहारी है, ठीक है, जो साग सब्जी खाते हैं, ठीक है। ओमनीवरस क्या होता है, जो दोनों खाता है, ठीक है, ओमनीवर्स में दोनों खाते हैं। तो यहाँ से आपका साइंस का भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आपका आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। तो आगे आपका करेंट अफेयर का प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये जो करेंट अफेयर का यहाँ प्रश्न आपको मिलेगा ना, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से ही पता चलता है कि पैटर्न कैसा है, किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका सभी TRD2 में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है, TRD2 में पूछे गए प्रश्न है। और जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिए हैं TRD2 में, उसको पता होगा कि TRD2 में कितने प्रश्न हमारे क्लास से आए हुए थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 17 आपका क्या है, क्वेश्चन कर आपका एक सेकेंड, क्वेश्चन 17 है, करा कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो ये हुआ था आपका रायपुर से शुरू नहीं हुई थी। तो इसमें डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, डिटेल्स में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न आपका दोबारा नहीं आएगा, लेकिन करवा इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला देखो क्वेश्चन क्या आया था, ये क्वेश्चन तो बीपीएससी का फेवरेट है। क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये था आपका मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको अभी क्या याद रखना है, ये आपको अभी याद नहीं रखना है, अभी आपको वर्तमान का याद रखना है कि 2025 के में जो गणतंत्र दिवस मनाए गए थे 26 जनवरी 2025 को, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे, क्योंकि प्रश्न आएगा तब आपको आपसे ये पूछा जाएगा 25 वाला। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, ठीक है, प्रोबो सुबियांतो थे, प्रोबो सुबियांतो। तो याद रखिएगा कि इस बार जो मुख्य अतिथि थे वो आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो थे, ठीक है, याद रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 5वां यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता कौन सा 2022 में कहाँ पर आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया था आपका बेंगलोर में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 20। क्वेश्चन कर देखिए, हाँ ये क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सूर्य का अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना के निदेशक कौन थे, ठीक है। तो ये था आपका निगार साजी,
निगार साजिद थे। और याद रखिएगा ये आपका आदित्य L1 है, भारत का प्रथम सूर्य मिशन, वो इससे प्रक्षेपण किया था आपका PSLV C57 से, PSLV C57 से प्रक्षेपण किया गया था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे? निगार साजिद थे। ये जब आपका देख रहे हैं आप ऑप्शन बी में P विर्थुवेल, ये जो है ये आपका चंद्रयान मिशन के प्रमुख डायरेक्टर थे, ठीक है, चंद्रयान 3 के, ठीक है, चंद्रयान 3 के, इससे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ये कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिए आपका कैलिफोर्निया, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 22 है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश को ने रूबेला, होगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है? तो ये क्या था? वो क्यूबा, ऑप्शन ये होगा। देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछ रहे करेंट अफेयर में, ये आपको देखना है, और हम आपको जो करेंट अफेयर क्लास करवा रहे हैं वो किस टाइप का करवा रहे हैं ये देखना है, ठीक है, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि किस टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय विरासत को वापस लाना, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, जो भारत से चोरी करके विभिन्न देशों के राजाओं ने ले गया था या शासक ले गया था, चाहे कह सकते हैं अंग्रेज ले गया था या यूरोपीय ले गया था, ठीक है, पुर्तगाली ले गया था, तो उससे वापस लाना है, यही इसका उद्देश्य है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया था? तो उसमें दिया था आपका जनरल दलबीर सिंह सुहागा को, ठीक है। तो जितने भी सम्मान हैं जिन्हें मिला है, जैसे राष्ट्रपति को सम्मान मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिलते हैं, या देश के नागरिक को सम्मान मिलते हैं, तो वो सम्मान भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपको हम क्लास में करवाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन युवा, अब यहाँ पर आपका करेंट अफेयर समाप्त हो गया, अब क्या रहा है, यहाँ से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? क्या कर रहा है? युवा वलित पर्वत नहीं है। देखिए तो इसमें देखा जाए युवा वलित पर्वत आपका एंडीज है, एंडीज जो है वो आपका युवा वलित पर्वत है। कर कौन युवा वलित पर्वत नहीं है? तो अरावली और अल्पेशियन, अरावली और अल्पेशियन ये दोनों जो है वो युवा वलित पर्वत नहीं है, इसका उदाहरण ये आपका नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। और आपका देखिए एंडी जो है वो आपको पता होगा दक्षिणी अमेरिकी देश में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी में आते हैं कौन? एंडीज, इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अल्पेशियन है आपका उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, अल्पेशियन जो है क्या है? उत्तरी अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिम रेखा न्यूनतम है? कहाँ पर हिम रेखा जो है वो न्यूनतम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिम रेखा जो न्यूनतम आपका है अल्पस क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्पस क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है कि कर्क रेखा द्वारा शाब्दिक क्षेत्र किस पठार का आच्छादित है, किसी पठार पर आच्छादित है? तो आपका होगा मालवा का पठार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा जो है भारत के ये 5 राज्यों से, सॉरी 5 कहते हैं 8 राज्यों से, सॉरी ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन सी 8 राज्य से होकर गुजरती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उन क्षेत्रों में थोड़ी मात्रा में आपका कांटेदार जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो बीपीएससी दिया था ऑप्शन ई दिया था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कहा जाए कि कांटेदार जंगल आपको पाए जाते हैं, ठीक है।
कम मात्रा में लेकिन पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इस ऑप्शन देखा जाए तो आपका होगा मेघालय। मेघालय में जो है वो सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी मिलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका कि उस देश का नाम बताइए जो पहली बार G21 की मेजबानी करेगा। देखिए यहाँ G21 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो आपका भारत में 2023 में G20 का समिट हुआ था, ठीक है, भारत में 2023 में G20 का जो समिट हुआ था उसी में आपको याद होगा कि G20 का 21वां सदस्य बना था कौन, तो अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकी संघ जो है वो आपका 21वां सदस्य बना था G20 भारत में जो हुआ था 2023 में उसमें। तो उसके बाद कितने लोग इसका नाम दे दिया क्या, G21, क्योंकि 20 तो पहले से ही था सदस्य, अब अफ्रीकी संघ इसमें ऐड हो गया तो इसको नाम दे दिया G21, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस देश का नाम बताइए जो पहली बार G21 की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा आपका ब्राज़ील। ये आपका हो भी चुका है 2024 में आपका G20 का समिट कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। आपको ये अब याद नहीं रखना है। हाँ, ये आपको बताएं जो 21वां सदस्य बना है अफ्रीकी संघ, ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये भारत में बना था इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो आपका 2024 में G20 पूछ रहा अगला तो आपका ब्राज़ील में हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 2025 में कहाँ होने वाला है या कहाँ हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जी हाँ, 2025 में जो है वो G20 समिट अभी हुआ नहीं है, ये आपका होने वाला है, ठीक है। ये जो है आपका अभी हुआ नहीं है और ये होने वाला है। तो कब होने वाला है, तो याद रखना ये जो इसका आयोजन है आपका 22 से 23 नवंबर 2025 को होने वाला है और ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाला है, ठीक है। इसका आयोजन जो है वो आपका 22 से 23 नवंबर 2025 को होने वाला है। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो इससे भी आप याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। नमी मापना मतलब आर्द्रता को मापना, आर्द्रता मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है। यह है आपका पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। यहाँ से अब आप हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए, देखिए इसमें जो आपका 40 क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें देखिए 8 क्वेश्चन आपका मैथ से रहता है, 8 क्वेश्चन जो है आपका वो करेंट अफेयर से रहता है, ठीक है, और 8 क्वेश्चन जो है वो आपका साइंस से रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से, और 8 क्वेश्चन जो है आपका यानी ज्योग्राफी से रहता है, ओनली इंडियन ज्योग्राफी, और 8 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका रहता है यानी मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। 8 क्वेश्चन का ऐसा रहता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से, और आपका एक सेकेंड, हाँ हो गया, तो आपका कितना हो गया 8 पंचे 40। तो ये आपका सिलेबस है और बहुत ही ये इसमें क्लियर सिलेबस है, इसमें कुछ नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है कि 8 क्वेश्चन आएगा। 8 क्वेश्चन मैथ से, 8 क्वेश्चन करेंट से, 8 क्वेश्चन साइंस से, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। पूरा हिस्ट्री पढ़ना भी नहीं है। कितना अच्छा है, इसमें आप ना 35 चाहे तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, 36 कर सकते हैं, 38 कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भारी नहीं है। और क्वेश्चन भी जो सब्जेक्ट से आते हैं बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन बनने वाला होता है। अब चलिए देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 33 पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। तो आपको पता ही होगा संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका सिद्धू और कान्हो चांद भैरव के नाम के भाइयों ने किया था। तो सिद्धू कान्हो जो मेन नाम है कान्हो, तो इसके आपका होगा, तो आपका ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धू और कान्हो ने किया था आपका संथाल विद्रोह। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सारा क्वेश्चन इजी ही है। क्वेश्चन 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो गांधी इवनिंग समझौता हुआ था। गांधी इवनिंग समझौता क्यों हुआ था, तो गांधी जी को यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इवनिंग ने उनसे समझौता किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा गांधी इवनिंग समझौता।
फिर आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि बिहार यूथ लीग की गठन कब हुआ था। अब देखिए यदि हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे ना तो इसमें देखिए बिहार से भी क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं, तो बिहार का भी आपको पढ़ना चाहिए। तो बिहार यूथ लीग की गठन कब हुआ था, तो ये हुआ आपका 1928 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ पर हुआ था तो याद रखना ये होता आपका मोतिहारी में, ठीक है। कहाँ हुआ था, मोतिहारी में हुआ था। तो मोतिहारी में आपका बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। वहाँ पर देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वहीं पर बिहार यूथ लीग का गठन किया गया था मोतिहारी में 1928 में। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 36 कर रहा है आपका कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। अब देखिए चंपारण आता है तो आपको दिमाग में चंपारण सत्याग्रह ही ध्यान में आता है, लेकिन आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, 6 अप्रैल 1930 को, डेट देखिए 1930, जिसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, यानी इसी को बोलते हैं नमक सत्याग्रह। तो ये कार्य आपका चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था आपका बिपिन बिहारी वर्मा, बिपिन बिहारी वर्मा। एक चीज आपको बता दें, देखिए बिहार स्पेशल आपको ना कंठस्थ करना है, तो मैं तो बहुत सारे क्लास आपको बिहार स्पेशल करवा चुका हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी करवा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि ना हमको नोट्स मिल जाए, हम पढ़ ले खुद से, वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको बता दें कि हम आपको ना एक हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, तो ये नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही मात्र 50 रुपये आपको लगेगा। इसके लिए आपको ना LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा, और LK क्लासेस ऐप पर आपको ये एक ऐसा नोट्स मिलेगा जिसमें आपको बिहार का ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारा आपको बन जाएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन। यदि जो भी स्टूडेंट इस बार 71वीं बीपीएससी में हमारा ये नोट्स लिया था ना, उससे पूछिए कि बिहार स्पेशल में कितना सही है, पूरा सही है, जैसे क्वेश्चन आया था पूरा सही है, पूरा का पूरा इस नोट से मिला हुआ था, ठीक है। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं बिहार स्पेशल का LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बिहार में नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 2 जगह हुआ था, ठीक है, सारण और चंपारण में। जो फेमस था सारण और चंपारण से आपका ये शुरुआत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जो बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था वो सारण और चंपारण हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन क्या आपका कि पूना पैक्ट, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। पूना पैक्ट आपको याद होना चाहिए किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था आपका पूना पैक्ट, 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को क्यों हुआ था, तो अंबेडकर साहब जो थे वो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तो उसी को मनाने के लिए गांधी जी ने उनसे समझौता किया, और उसके बाद पृथक निर्वाचन नहीं मांग करके उसको रद्द करके उसके जगह जो दलित वर्ग है उसको आरक्षण दिया गया, ठीक है, उसको आरक्षण दिया गया। तो इसीलिए हुआ था पूना पैक्ट। यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि पूना पैक्ट में जो है वह हस्ताक्षर कौन किया था, ठीक है। तो देखिए याद रखना, गांधी की तरफ से गांधी खुद किए थे, लेकिन अंबेडकर जी की तरफ से अंबेडकर जी खुद उस पर साइन नहीं किए थे, और उनके बदले मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर साइन किए थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हुआ था समझौता किसके बीच, तो हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, ठीक है। लेकिन इस पर साइन कौन किया था, इस पर साइन किया था आपका महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, अंबेडकर जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। फिर आ गया बिहार से क्वेश्चन, तो आपको भी यही 3-4 प्रश्न आपका बिहार से रहेंगे, ठीक है। तो बिहार स्पेशल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्लास करवाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और नोट भी ले सकते हैं आप क्लास ऐप पर, ठीक है, LK क्लासेज ऐप पर। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह किया था। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। कहाँ से किए थे, जगदीशपुर से। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका यहाँ देखिए फिर बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का विषय बना है, तो बिहार से रिलेटेड। तो ये कब, चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए ये था आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के
लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न इजी है इसीलिए थोड़ा सा ऑप्शन को घुमाया है। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ई हुआ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 40 है, क्वेश्चन कर आपका कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। अब देखिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इजी है। इनकलाब जिंदाबाद सबको मुंह पे ही रहता है, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, भगत सिंह। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है यहाँ भी। ठीक है प्रश्न इजी। देखिए इनकलाब जिंदाबाद जो है ना वो नारा जो है वो रचना किया था ऐसे उस हसरत मोहानी जी ने। ठीक है, हसरत मोहानी जी ने, लेकिन उसको लोकप्रिय किसने बनाया, तो लोकप्रिय बनाया भगत सिंह जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे घुमाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका आंसर जो होगा ना वो आपका होगा हसरत मोहानी, ऑप्शन सी होगा हसरत मोहानी। ठीक है, बीपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। तो ये था आपका टीआरई 2 में पूछे हुए प्रश्न 6 to 8 का। ठीक है, टीआरई 2 में जो आपका 6 to 8 में जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये था प्रश्न। तो यदि आप कहिएगा ना तो हम पहले सारा क्वेश्चन बैंक ही आपको हम सोल्व करवा देंगे। ठीक है, जितने भी आपको 40 नंबर का या पीआरटी का या जो भी विषय है, तो जो क्वेश्चन पूछा है ना पहले हम आपको क्वेश्चन बैंक ही हल करवा देंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, यदि सपोर्ट करेंगे तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, तो हम आपको आगे भी क्लास करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।